हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृति और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। ये क्लास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट होता क्या है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या फ़र्क होता है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 368 को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट क्या होता है। उसको समझने के लिए हमारे पास 3 सब पॉइंट्स हैं। पहला ये कि अमेंडमेंट का मतलब है या तो एडिशन या फिर ओमिशन या फिर वेरिएशन। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए शब्द ऐड कर रहे हैं या कुछ शब्द निकाल रहे हैं या कुछ शब्द को कुछ और लिख रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोसीजर है वो ना ही फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत मुश्किल है। तो ना ही बहुत इजी है और ना ही बहुत मुश्किल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर नहीं देना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, क्योंकि हमारी कंट्री चेक्स एंड बैलेंसेस पे चलती है, तो एक को पावर नहीं मिल सकती थी। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि केशव नंदा भारती केस में ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते वक्त बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो अमेंड नहीं होगा। और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है तो उसके जो शुरू के शब्द होते हैं वो हमेशा ये होते हैं, एन एक्ट टू फर्दर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए एन एक्ट टू फर्दर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट क्यों चाहिए होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा जा चुका है, लेकिन विद टाइम हमें नए चेंजेस लाने पड़ते हैं, नए लॉज लाने पड़ते हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जो टॉपिक आता है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ईदर ऑफ द हाउस, किसी भी एक हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया जाता है। जब वो बिल प्रपोज किया जाता है और पूरा प्रोसीजर हो जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद जब उसे प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। अब हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को तो एक्ट नहीं बनाया गया होगा, कुछ कुछ बिल नहीं बने होंगे एक्ट, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ज़्यादा है और सेम नंबर ऑफ, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग बिल एक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ, 101st अमेंडमेंट एक्ट जो जीएसटी से रिलेटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122nd था, जो कि 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो थे उन्होंने पास किया था। और फिर उसके बाद जब उसे प्रेसिडेंट असेंट मिली तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। लेकिन ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो आए होंगे और भी, लेकिन जब तक बिल एक्ट नहीं बनता तो इसलिए एक्ट कम होते हैं बिल के मुकाबले, क्योंकि बिल पास नहीं हो पाते। लेजिस्लेटिव डोमिनेंस एक्ट्स में होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो थर्ड टॉपिक है, वो ये है कि अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर। तो ये जो दो हैं, स्पेशल मेजॉरिटी और रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं। सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो भी अमेंडमेंट होता है उसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं बोला जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि हर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 50% से ज़्यादा लोगों को वोट करना होता है। लेकिन वो वोटिंग कैसे होनी चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि उस दिन, जिस दिन बिल पे वोटिंग होनी है, उस दिन जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो, उनमें से कितने लोग वोट करते हैं, उसमें से 50% ज़्यादा होना चाहिए हर हाउस में। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लोकसभा में 400 मेंबर्स प्रेजेंट है, अब 400 में से 50 ने बोला कि हमें वोट नहीं करना, तो बचे 350 लोग। अब 350 लोग जब वोट करेंगे तो उसमें से 176 वोट्स चाहिए होंगे उस लोकसभा में उस बिल को पास करने के लिए। और सेम प्रोसीजर फॉलो होता है राज्यसभा में।
अब सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट 368 के अंदर तो नहीं आता है, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि उन आर्टिकल्स को सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड किया जा सकता है। सो उन आर्टिकल्स की लिस्ट अब हम पढ़ेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही अमेंड किए जा सकते हैं। उसमें फर्स्ट है आर्टिकल 2, 3 एंड 4, जिसमें नई स्टेट्स इस्टेब्लिश करना, उनको फॉर्म करना, ऑल्टर करना एरियाज़ को, वो आता है। सेकेंड है क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, आर्टिकल 169। फिर आता है क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, आर्टिकल 239A। फिर आता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, आर्टिकल 239AA। एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 to scheduled areas and tribal areas referred to in article 244, so article 243M। फिर आता है extension of provisions of part 9A to scheduled areas and tribal areas referred to in article 244। फिर आता है formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of ministers or both therefore, article 244A। फिर आता है creation of all India judicial service। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि 5th शेड्यूल की बात कर रहा है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि 6th शेड्यूल की बात कर रहा है। तो इनमें जब भी अमेंडमेंट होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है और वो सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है? तो उन सारे आर्टिकल्स में ये लाइंस लिखी होती हैं, नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 368। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इसमें इन आर्टिकल्स में जो भी अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 के अंदर का अमेंडमेंट नहीं कहलाया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला ये कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ईच हाउस का ही होगा, तो एक हाउस के टोटल मेंबरशिप का 50% से ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कितने मेंबर्स हैं उस हाउस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंटीज और जो एब्सटेन कर रहे हैं उनसे भी हटके। तो जितनी भी पूरी मेंबरशिप है उसका 50% से ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए और जितने लोग आए हैं उससे 2/3 से ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं तो टोटल मेंबरशिप हो गई 545 मेंबर्स, इसका 50% होता है 273। ठीक है, तो जो वोट्स आएंगे उस बिल पे वो 273 से ऊपर होने चाहिए। अब और क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब उस दिन मान लेते हैं 450 लोग प्रेजेंट हैं वोट करने के लिए, तो 2/3 ऑफ 450 हो गया 300। 300 273 से ज्यादा है, तो ये अगर इतने वोट्स मिल जाते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण वजह से उस दिन 300 लोग प्रेजेंट हैं तो 300 का 2/3 होता है 200, लेकिन ये 273 से कम है तो ये नहीं माना जाएगा, तो बिल पास नहीं होगा। और सेम चीज राज्यसभा में भी होती है। और जो अब लास्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है वो है रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर। तो इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये कि स्पेशल मेजॉरिटी हो, जो इससे पहले वाले में थी कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। और सेकंड कंडीशन एक और होती है, वो ये है कि जो स्टेट्स हैं, जो 28 स्टेट्स है कंट्री की, उसमें से हाफ स्टेट्स उस बिल को रैटिफाई करे तभी वो बिल पास होगा। और आर्टिकल 368 में बताया गया है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें इस तरीके की अमेंडमेंट प्रोसीजर लगेगा। जैसे 28 स्टेट्स हैं अभी, तो 14 स्टेट्स को वो बिल पास कर देना है असेंट मिलने से पहले प्रेसिडेंट की, तभी वो बिल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन पाएगा। अब ये वो प्रोविजंस हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर का रैटिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल 368 के प्रोवाइजो में ही दिए गए हैं कि इन पार्ट्स में स्टेट लेजिस्लेचर का रैटिफिकेशन ज़रूरी होगा। तो वो क्या क्या है? पहला है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दूसरा है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, पांचवा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट और लास्ट है वेरी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या दिया गया है आर्टिकल 368 के अंदर, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको हम वर्ड टू वर्ड भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। सो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो उसमें पहली बात जो हुई होगी वो ये है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैन बी इनिशिएटेड ओनली, कब इनिशिएट किया जा सकता है, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद ही अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब इनिशिएट किया जा सकता है। अब ये बिल कौन पेश करेगा, तो वो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है या फिर मिनिस्टर भी कर सकता है। फिर बिल मस्ट देन बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी अभी हमने सीखी कि 2/3 मेजोरिटी और टोटल हाफ 50% मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो उनको पास करना होगा ईच हाउस में बिल को। फिर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा में डिसएग्रीमेंट हो जाए तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। फिर द बिल पास्ड बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी इज देन प्रेजेंटेड। जब ये मेजोरिटी से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है हु शैल गिव हिज असेंट, उनको असेंट देनी ही पड़ेगी, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते उस बिल को। और अगर आर्टिकल 368 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का रैटिफिकेशन चाहिए, तो वहाँ पे रैटिफिकेशन भी होगा, तो इट मस्ट बी रैटिफाइड बाय द स्टेट्स। फिर आता है ऑल्दो देयर इज़ नो प्रिस्क्राइबिंग टाइम लिमिट। टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि स्टेट्स को कब रैटिफिकेशन वापस करना है बिल को लेके, लेकिन जब भी प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा ये बिल साइन करने के लिए, असेंट देने के लिए, उससे पहले पहले रैटिफिकेशन हो जाना चाहिए। और जब प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे जो कि कंपलसरी है, तब बिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। तो अब हम आर्टिकल 368 को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। सो जो फर्स्ट सब क्लॉज है वो ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट विथ स्टैंडिंग से जब कोई भी प्रोविजन शुरू होता है तो उसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टैंटिंग क्लॉज। नॉन ऑब्स्टैंटिंग क्लॉज का मतलब ये है कि बाकी अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है जो इसके कॉन्ट्ररी है, तो ये प्रोविजन उसको ओवरराइड कर देगा, ये प्रोविजन कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या कहता है, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे अमेंड करने की, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कैसे भी अमेंड कर सकता है, उसको अमेंड करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल के हिसाब से ही उसको अमेंड करना पड़ेगा। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। बिल ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहाँ पे, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस, जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा बिल, तो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा। ये हमने पढ़ लिया है लास्ट में। फिर आता है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब है, प्रोवाइडेड दैट होता है एक प्रोविज़ो। प्रोविज़ो मतलब होता है एक्सेप्शन। सो इसका एक्सेप्शन ये प्रोवाइज़ो है, ये प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज इन। तो ये जो भी चेंजेस हैं ये हम पढ़ चुके हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो जो चेंजेस चाहिए होते हैं ये वो वाला चेंजेस हैं। तो इनमें जब भी अगर कोई चेंज करना पड़ेगा तो द अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर, तो इन केसेस में रैटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारे अमेंडमेंट उसी से हो सकते हैं, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से, स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। आर्टिकल 13 रिपग्नेंसी की बात करता है। तो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर में ये बोला गया है कि आर्टिकल 13 में जो दे रखा है कि अगर पार्ट 3 के अगेंस्ट कोई भी पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन इस आर्टिकल में ये बोल दिया गया है कि आर्टिकल 13 इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अगर कोई अमेंडमेंट आता है जो अगेंस्ट भी है लेकिन वो नहीं होगा वॉइड, क्योंकि आर्टिकल 13 इस आर्टिकल के अमेंडमेंट्स पे अप्लाई नहीं करता। फिर जो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, ये मिनर्वा मिल्स एक केस है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें
कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये इतना पार्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इतने पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।